Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover block 2, which is production theory. Okay, in this video we will cover production theory. तो production theory इस block 2 का theme क्या होगा? तो production theory में हम पढ़ेंगे how do firm transform input into output. कैसे जो firms है अपने input को output में बदलती हैं, और ये block cover करेगा कि the technology of production, what is possible and how input relate to output. ठीक है, और ये ब्लॉक जो है और क्या कवर करेगा, टेक्नोलॉजी क्या है प्रोडक्शन की, ठीक है, कैसे पॉसिबल है इस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्शन, और कैसे इनपुट जो है हमारा आउटपुट से रिलेट हो रहा है. ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन थ्योरी का थीम. ओके, अब हम देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में. प्रोडक्शन फंक्शन जो दे रहा है फिक्स, लीनियर, कॉप डगलस एंड CAS. ठीक है, तो इसका कोर आइडिया क्या है कि ए प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब द मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए गिवन इनपुट. प्रोडक्शन फंक्शन क्या डिस्क्राइब करता है कि कितना हम मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं किसी गिवन इनपुट पे. ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स इसके होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं उसके डिफरेंट टेक्नोलॉजी को. ठीक, ओके, अगर हम सिंपली समझे तो क्या हमने समझा कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि इनपुट मीन्स लेबर एंड कैपिटल. तो इनपुट से आउटपुट कैसे बनता है. ठीक है, हम अब इसके 3 टाइप्स को समझेंगे. ठीक है, पहला देखते हैं. पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. ठीक है, ये ऑब्वियसली जो है प्रोडक्शन फंक्शन है, मींस अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या लेंगे, कैपिटल और लेबर ही लेंगे. तो जो हम प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट भी करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कैपिटल एंड लेबर के. ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा, कैपिटल और लेबर का. और ये क्या शो करता है, ये टोटल पूरा प्रोडक्शन फंक्शन का Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर क्या शो करता है कि मैक्सिमम आउटपुट जो हमारा Q है वो दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग कैपिटल एंड लेबर. जो हमारा मैक्सिमम आउटपुट Q है वो कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, यूज करके कैपिटल और लेबर को किसी गिवन टेक्नोलॉजी पे. ठीक, द मैक्सिमम आउटपुट Q दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग कैपिटल एंड लेबर विथ अ गिवन टेक्नोलॉजी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो फंक्शनल फॉर्म है प्रोडक्शन फंक्शन का. ठीक है, ओके, तो फिर कह रहा है कि डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट अजम्पशन अबाउट हाउ इनपुट्स कंबाइन. जो डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म है वो डिफरेंट अजम्पशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे जो है इनपुट है वो कंबाइन हो रही है. ठीक है, उसमें से हम पहला देखते हैं द फिक्स प्रोपोर्शन. द फिक्स प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय लियोंटिफ. ठीक है, इसको लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, और ये क्या अज्यूम करता है कि इनपुट जो है मस्ट बी यूज्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो. जो इनपुट है वो हमारा के फिक्स रेशियो में ही यूज होना चाहिए. ठीक है, तो अगर बेसिक बात करें फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन की, तो इसमें इनपुट का रेशियो फिक्स नहीं हो, सॉरी, इसमें इनपुट का रेशियो जो है फिक्स होता है. मतलब लेबर और कैपिटल को एक तय प्रोपोर्शन में ही इस्तेमाल करना होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ले लो, अगर एक मशीन है तो 2 मजदूर, एक मशीन तो 2 मजदूर 10 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो 2 मशीन और 4 मजदूर कितना, 20 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, लेकिन 2 मशीन और 2 मजदूर देने से क्या होगा, एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं मिलेगा. ओके, जिस हिसाब का हमने रेशियो फिक्स रखा है उसी हिसाब से हमारा आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा. और फिक्स प्रोपोर्शन का जो ग्राफ भी होता है वो एल शेप होता है, राइट एंगल आइसोक्वेंट शो करता है. देखो इस तरह का जो है फिक्स प्रोपोर्शन का जो है ग्राफ होता है राइट एंगल में. ठीक है, इसमें मान लो Q1 है और ये Q2 है. ठीक है, ओके, सो ये है फिक्स प्रोपोर्शन का ग्राफ, एल शेप में राइट एंगल आइसोक्वांट शो करता है. इनपुट एक दूसरे के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, या फॉर्मूला लिख लो अगर फिक्स प्रोपोर्शन में पूछ दे तो, Q इक्वल टू मीन AL और BK. मतलब L और B क्या है, लेबर, L और K क्या है, लेबर है. ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन, ठीक है, AL एंड BK. ठीक है, ओके, अब बात करते हैं आगे क्या लिखता है कि प्रोडक्शन फंक्शन, जो फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन है वो अज्यूम करता है कि इनपुट मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स रेशियो, लाइक वन मशीन ऑलवेज नीड एग्जैक्टली वन ऑपरेटर. हमने एग्जांपल देख लिया कि एक मशीन जो है एग्जैक्टली एक ऑपरेटर, या जो भी आपका अजम्पशन फिक्स्ड है वही उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा. ठीक है,
यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर एट ऑल। आप सिर्फ पूरी तरह से जो है कैपिटल को है लेबर की जगह नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। और इसका आइसोक्वांट एल शेप्ड होता है, हमने देख लिया है, ये हमारा फिक्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन की, ठीक है। ये जो है दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन हमारा है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। ये अज्यूम क्या करता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मतलब इसमें क्या होता है, लेबर और कैपिटल एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। ओके और इसमें क्या होता है कि आइसोक्वांट जो है आपका स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन आइसोक्वांट होता है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का एग्जांपल अगर लें तो एक मजदूर और एक मशीन, मतलब सेम आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर लेबर कम है तो मशीन बढ़ा लो तो आउटपुट क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो एक लेबर एक मशीन मतलब सेम आउटपुट, अगर लेबर कम है तो मशीन बढ़ा लो, आउटपुट सेम रहेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम कैसे लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q इक्वल टू, यहाँ लिखती हूँ, Q इक्वल टू A L प्लस B K, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया था, फिक्स में मीन लिया था, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मली, ठीक है, कोई मीन यहाँ नहीं लगा रहे हैं। ये है हमारा किसका, लीनियर का, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन हमने बात की, तो स्ट्रेट लाइन मीन्स इस तरह का इसका ग्राफ होगा, ठीक। ये है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, रिप्रेजेंट करता, तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। इसमें इनपुट्स जो है वो पार्शियली सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं, ठीक है। पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एडजस्ट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि Q इक्वल टू A टाइम्स K टू द पावर अल्फा टाइम्स L टू द पावर बीटा इज द मोस्ट यूजली, मीन्स सिंपली ये कह रहा है, जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि A L अल्फा एंड के ऊपर पावर हम बीटा लेते हैं, ठीक है। सॉरी मैं ऐसे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक। A L अल्फा के बीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। इसमें अगर एग्जांपल लें तो लेबर जैसे कम हो जाए तो थोड़ा कैपिटल बढ़ाकर कंपनसेट कर सकते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ठीक है। और लीनियर में क्या कर रहे थे, अगर लेबर कम है तो मशीन बढ़ा लो तो आउटपुट सेम रहेगा। इसमें क्या है कि लेबर कम हो जाए तो थोड़ा कैपिटल बढ़ा के कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लीनियर और कॉप डगलस में थोड़ी सिमिलरिटी है, बट जो फिक्स वाला है उसमें जो हम एक फिक्स जो है वो फॉलो करते हैं, फिक्स जो रेशियो है या जो रेशियो हम लेबर एंड कैपिटल का प्रोपोर्शनल जो फिक्स करते हैं वही फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर बात करें लेकिन जो लीनियर और कॉप डगलस है, इसमें डिफरेंस क्या है कि लीनियर जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है, लेबर और कैपिटल को रिप्लेस कर सकते हैं। पर जो कॉप डगलस है उसका एग्जांपल तो हम सेम ले रहे हैं कि लेबर कम हो जाए तो थोड़ा कैपिटल बढ़ाकर कंपनसेट करते हैं, बट थोड़ा याद रखना, जो थोड़ा वर्ड है मतलब पार्शियली सब्स्टिट्यूटेबल होता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Q इक्वल टू A अल्फा के बीटा, ठीक है। ठीक है, इट अलाउज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मींस पार्शियली सब्स्टिट्यूटेबल होता है, ठीक है। हैज ए कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 एंड रिटर्न टू स्केल डिपेंड अपॉन अल्फा प्लस बीटा। देखो इसमें तीन कंडीशन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में होती है। पहला जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 1 होगा, दूसरा अल्फा प्लस बीटा या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या तीसरा अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका लेस देन 1 होगा, ठीक है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। तो जब अल्फा प्लस बीटा 1 दिखाएगा मींस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल शो कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 शो हो रहा है मींस इंक्रीजिंग रिटर्न है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न है, अंडरस्टूड। और इसका जो ग्राफ होता है वो स्मूथ कॉन्वेक्स कर्व होता है, ठीक है, स्मूथ कॉन्वेक्स कर्व इस तरह का जो है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक। Q इक्वल टू यहाँ पे A अल्फा प्लस K बीटा लिख सकते हो, ठीक।
एमआरटीएस मतलब सब्स्टिट्यूशन रेट धीरे धीरे कम होता है इसमें, ठीक है। तो हमने डिफरेंस क्या देखा कि फिक्स जो लियोन्टिफ ने दिया है वो बताते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है भाई, लेबर और कैपिटल जो है सॉरी जो फिक्स्ड है लियोन्टिफ है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताते हैं, और ग्राफ जो है एल शेप है, ठीक है, बिल्कुल रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके ग्राफ में। और जो लीनियर वाला है वो लीनियर में हम क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पढ़ते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन बहुत फ्लेक्सिबल है जो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है। और कॉप डगलस जो है पार्शियल सब्स्टिट्यूट है। जो कर्व है वो क्या है, हम स्लाइटली किस में पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स कर्व देखते हैं कॉप डगलस में, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें मॉडरेट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, और कुछ तो नहीं है इसमें, सेम यही रिप्रेजेंट की वन कांस्टेंट रिटर्न, ग्रेटर देन वन इंक्रीजिंग रिटर्न, लेस देन वन डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। और सीईएस है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज द मोस्ट जनरल, it nests all above as special cases allows any constant elasticity not just one, ठीक है। constant elasticity of substitution जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन मोस्ट जनरल है, ठीक है, यही कह रहा है सीईएस के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोक्वांट एंड रिजलाइन के बारे में। आइसोक्वांट का जो कोर आइडिया है वो क्या है कि आइसोक्वांट शो ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट, ठीक है। आइसोक्वांट का मतलब है ऐसी कर्व जो सेम आउटपुट देने वाला हो, ठीक है, मतलब ऐसी कर्व जो सेम आउटपुट देने वाला हो, लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को दिखाती हो, ठीक ठीक है। ऐसा ऐसा ऐसी कर्व जैसे आइसोक्वांट जो है ये, एक सेकंड लेट मी ड्रॉ आइसोक्वांट, ठीक है, ये है आइसोक्वांट आपका, ठीक है। तो आइसोक्वांट एक ऐसा कर्व होता है जिसमें सेम आउटपुट देने वाले लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को ये दिखाता है, ठीक है। सेम आउटपुट ऑफ लेबर एंड कैपिटल के कॉम्बिनेशन को जो है आइसोक्वांट दिखाता है। और उसके बाद ये जो है एक ही लेवल का जो प्रोडक्शन है अलग अलग तरीके से कैसे हो सकता है ये शो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिज लाइन की। तो रिज लाइन जो है वो बाउंड द इकोनॉमिकली सेंसिबल रीजन ऑफ प्रोडक्शन। रिज लाइन उसे कहते हैं जो इकोनॉमिकली जो सेंसिबल रीजन ऑफ प्रोडक्शन है उसे हम कहते हैं रिज लाइन, ओके। तो let's see, isoquant is a curve showing all combination of capital and labor that produce exactly the same quantity of output। हमने समझ लिया कि isoquant ऐसा कर्व है जो शो करता है all combination of capital and labor जो कि एग्जैक्टली सेम आउटपुट प्रोड्यूस करे, ठीक है। ये इट इज द प्रोडक्शन थ्योरी इक्विवेलेंट ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। ये एक प्रोडक्शन थ्योरी है जो कि इक्विवेलेंट है किसके, इंडिफरेंस कर्व की तरह ही, ठीक है। आइसोक्वांट जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। टू प्रोड्यूस द सेम आउटपुट विथ लेस लेबर यू नीड मोर कैपिटल। मतलब आइसोक्वांट का स्लोप हमने देख लिया कि ये डाउनवर्ड है, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सेम आउटपुट विथ लेस लेबर और यू नीड मोर कैपिटल हियर, ठीक। दे आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स है, हमने देख लिया ग्राफ में। रिफ्लेक्टिंग द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आइसोक्वांट जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, अगर लेबर बढ़ेगा तो कैपिटल घटाना पड़ेगा, तभी तो सेम आउटपुट रखने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि लेबर बढ़ेगा तो कैपिटल घटाएंगे तभी तो सेम आउटपुट आएगा। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है। कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन इसलिए होता है क्योंकि इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन किस लिए होता है, क्योंकि इसमें एमआरटीएस जो है वो घटता है, ठीक। उसके बाद इसमें हम क्या देखते हैं, एज यू यूज मोर एंड मोर लेबर रिलेटिव टू कैपिटल ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर सब्स्टिट्यूट फॉर लेस एंड लेस कैपिटल, ठीक है। हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट करता है हायर आउटपुट को, ठीक है, हायर आइसोक्वांट हायर आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। आइसोक्वांट कैन नॉट क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, ये इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आइसोक्वांट जो है ऐसा कर्व है जो सेम आउटपुट देने वाला, मतलब ऐसा कर्व है जो शो करता है लेबर एंड कैपिटल के ऐसे कॉम्बिनेशन को जो सेम आउटपुट दें, ठीक है। और एक ही लेवल में हम देखते हैं कि एक ही लेवल का प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से कैसे हो सकता है, इस तरह की चीज जो है हम आइसोक्वांट शो करता है। ये इक्विवेलेंट होता है इंडिफरेंस कर्व की तरह ही, ठीक है। आइसोक्वांट की खास बात यह है कि इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है, हायर आइसोक्वांट मींस ज्यादा आउटपुट, ठीक है, ऊपर वाली कर्व ज्यादा प्रोडक्शन शो करती है। आइसोक्वांट कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो वो लॉजिकली क्या होंगे, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएंगे, ठीक।
अब हमने इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखा है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मींस कि 1 यूनिट लेबर बढ़ाने पर कितना कैपिटल हम कम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आउटपुट को सेम रखते हुए हम 1 यूनिट लेबर बढ़ा रहे हैं तो कितना कैपिटल कम कर सकते हैं, इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉप डगलस में भी जो एमआरटीएस होता है वो डिमिनिशिंग होता है, जैसे जैसे लेबर बढ़ाते हैं कैपिटल कम करने की क्षमता घटती है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें रिज लाइन की, रिज लाइन के बारे में क्या लिखा है कि रिज लाइन आर द बाउंड्रीज ऑफ द इकोनॉमिकली इफिशिएंट रीजन। ठीक है, द अपर रिज लाइन कनेक्ट ऑल पॉइंट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज जीरो। मतलब रिज लाइन वो बाउंड्रीज होती हैं जो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करती हैं, इनके बीच का जो एरिया होता है। ठीक है, इनके बीच का, पहले तो मैं रिज लाइन बना देती हूँ कैसा दिखता है। रिज लाइन जो है वो इस तरह का, सॉरी, ठीक है, यहाँ बनाती हूँ मैं रिज लाइन। ये रिज लाइन शो हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे आपको टेंजेंट काटेगा, यहाँ पे काटेगा। ठीक है, यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे ये हो गया। इस तरह से हमारा जो होता है रिज लाइन होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अपर रिज लाइन, अपर रिज लाइन, इसे कहते हैं लोअर रिज लाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कैपिटल एंड लेबर, कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, तो रिज लाइन ये अपर वाला हो गया, ये लोअर वाला हो गया, और ये क्या है हमारे आइसोक्वांट। ठीक है, ओके। तो रिज लाइन वो बाउंड्रीज होती हैं जो इकोनॉमिक रिज लाइन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं? रिज लाइन वो बाउंड्रीज होती हैं जो इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन करती हैं। इनके बीच का जो एरिया है, ठीक है, इनके बीच का जो एरिया है वो क्या होता है? रैशनल, या उसे कह सकते हैं इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, और इनके बाहर का जो एरिया है, रिज लाइन के बाहर का ये जो एरिया है, इसे कहते हैं इरेशनल रीजन। ठीक है, अगर बात करें रिज लाइन पे, अगर मान लो रिज लाइन के बीच में जो दोनों इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होता है। ठीक है, यही एरिया को हम यूजफुल या इकोनॉमिक रीजन कहते हैं। ठीक है, दोनों इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट जो वो अगर पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे? इकोनॉमिक रीजन जो है वो क्या है? यूजफुल है। ठीक, और रिज लाइन के बाहर किसी इनपुट का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है निगेटिव हो जाता है, मतलब इनपुट बढ़ाने से आउटपुट घट जाता है, इसलिए फर्म यहाँ क्या होते हैं? ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, इनपुट बढ़ाने से यहाँ क्या हो जाता है कि आउटपुट घट जाता है, इसलिए यहाँ पे फर्म ऑपरेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्यों करते हैं? यहाँ पॉजिटिव होता है इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट पे असर, इस वजह से यहाँ पे जो फर्म है ये वर्क करते हैं, इसीलिए इसको यूजफुल और इकोनॉमिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तब देखते हैं हम क्या लिखता है कि क्या बोलता है कि द लोअर रिज लाइन कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो। लोअर रिज लाइन क्या करती है? कनेक्ट करती है वो सारे पॉइंट्स जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेबर का जीरो हो। द रीजन बिटवीन टू रिज लाइन कॉल्ड द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन हमने देख लिया, इज द ओनली जोन वेयर बोथ इनपुट हैव पॉजिटिव मार्जिनल प्रोडक्ट एंड नो रैशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म ऑपरेट आउटसाइड द रिज लाइन। हमने देख लिया कि ये जो है इसी के बीच में सारे फर्म वर्क करते हैं, इसके बाहर कोई फर्म काम नहीं करता है। क्योंकि क्या रीजन है काम नहीं करने का? क्योंकि इनपुट जब भी वो बढ़ाते हैं बाहर में, वहां पे क्या हो जाने लगता है? बाहर की साइड आउटपुट घटने लगता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फर्म ऑपरेट नहीं करता है। ठीक, और यहाँ पे जो है फर्म क्यों ऑपरेट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन आ जाता है इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आइसोक्वांट एंड रिज लाइन के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? पहले तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ इस तरह का होता है जिसमें ये टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये हमारा एपी गया, एवरेज प्रोडक्ट, और ये जो आ रही है लाइन निगेटिव में चली जा रही है, ये है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इतना भी नहीं जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे हम क्या शो करते हैं? प्रोडक्ट ग्राफ में, और यहाँ शो करते हैं वेरिएबल इनपुट। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से पहले हम इसको आइसोक्वांट एंड रिज लाइन में भी एक चीज क्लियर कर लें कि आइसोक्वांट जो है सेम आउटपुट वाली कर्व है,
MRTS क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मींस इनपुट का एक्सचेंज रेट, ठीक। रिज लाइन क्या है कि सेफ बाउंड्री है जहां तक प्रोडक्शन मीनिंगफुल है, ठीक है। तो फर्म हमेशा जो है रिज लाइन के बीच में काम करती है, ये एक क्रक्स हो गया इसका। अब हम देखते हैं अपना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है, जस्ट ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, कोर आइडिया क्या है, एज यू एड मोर ऑफ वन इनपुट आउटपुट फर्स्ट राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट देन एट डिक्रीजिंग रेट देन फॉल्स। मतलब कि कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है कि पहले जो है इनपुट इंक्रीज होता है अदर फैक्टर्स को फिक्स रख के, ठीक है, फिर आउटपुट जो पहले फर्स्ट, देखो पहले तो आउटपुट फर्स्ट राइज होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से, देन डिक्रीजिंग रेट से क्या होगा, फॉल होने लगेगा, ठीक है। तो ये बताता है क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ बताता है कि शॉर्ट रन में जब एक इनपुट, ठीक है, शॉर्ट रन में जब एक इनपुट बदलता है तो और बाकी इनपुट फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो आउटपुट किस तरह से बदलता है इस बारे में जो है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें समझाता है कि जब एक इनपुट बदलता है तो बाकी इनपुट फिक्स रहते हैं, तो आउटपुट किस तरह बदलता है, ठीक है। ओके, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू आउटपुट व्हेन यू keep increasing one input while holding all other fixed, ठीक है। ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। when you law of variable proportion describe what happen output when you keep increasing one input holding all other, ठीक है। ये थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस में इट हैज अ थ्री डिस्टिंक्ट केसेस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तीन डिस्टिंक्ट स्टेजेस में शो करते हैं। पहला कौन सा स्टेज है, स्टेज फर्स्ट जो है इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि इसमें मशीन जो कैपिटल है वो फिक्स रखते हैं, ठीक है, और वर्कर्स लेबर को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू ये थ्री स्टेजेस हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं एक अजम्पशन की मशीन, ठीक है, जो कैपिटल है वो हमारा फिक्स है, ठीक, कैपिटल इज फिक्स्ड। एंड जो सेकंड हम लेते हैं वर्कर, ठीक है, वर्कर्स जैसे कि लेबर, ठीक है, लेबर जो है हमारा वो क्या है, इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज में इस तरह से हम इस तीनों स्टेज को समझते हैं। तो स्टेज फर्स्ट क्या कहता है, स्टेज फर्स्ट मींस इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। ये हमारा स्टेज फर्स्ट जो है वो हमारा इंक्रीजिंग रेट से मींस इंक्रीजिंग रिटर्न इसे कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। मान लो कि शुरुआत में जो लेबर बढ़ाने पे आउटपुट तेजी से बढ़ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। तो यहाँ जो अगर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन है, स्पेशलाइजेशन है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न के केस में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि स्टेज जब खत्म होता है तब क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो सॉरी एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो अपने मैक्सिमम पे हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम पे होके क्या होता है कि ये एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट वो एवरेज प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है, एमपी इक्वल टू एपी, ठीक है। बाय ग्राफ हम अगर देखना चाहें तो देखते हैं कि जैसे ही ये स्टेज फर्स्ट होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न के कारण क्या हो रहा है कि बेटर यूटिलाइजेशन मशीन हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है। तो जो हमारा एमपी है वो भी देखो बढ़ रहा है ना, एवरेज प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते ऐसा क्या हो, ऐसे सिचुएशन पे स्टेज फर्स्ट पे कहीं एक पॉइंट पे आते हैं ये लोग, ये देख रहे हो एमपी जहां एपी को कट कर रहा है, ऐसी पोजीशन पे जहां एमपी जो है एपी के बराबर हो जाता है। क्यों, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्योंकि जो स्टेज खत्म होते होते एवरेज प्रोडक्ट जो है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज ही पॉजिटिव है तो इसमें तीनों ही बढ़ रहा है, पर जो तीनों में सबसे अच्छा जो रिजल्ट देता है वो एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम में पहुंच के मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या देता है, फर्स्ट स्टेज कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, marginal product of the variable input is also rising, average product is also rising, the stage ends when average product reaches its maximum। ये स्टेज कब एंड हो जाता है, जब अपने चरम पे पहुंच जाता है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे स्टेज पे, ठीक है। दूसरे स्टेज पे क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न है। दूसरा स्टेज जो है हमारा डिक्रीजिंग रेट से कह लो या डिमिनिशिंग रिटर्न कह लो। डिमिनिशिंग रिटर्न में मतलब घट रहा है,
ठीक है, हमारा प्रोडक्शन जो है अब घट रहा है, मतलब लेबर तो बढ़ता है लेकिन आउटपुट धीरे धीरे बढ़ता है इसमें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि टोटली हम डिक्री फॉल कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या है कि लेबर तो बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट जो है यहाँ डिमिनिशिंग, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल पर ज्यादा प्रेशर है, ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन है, दैट्स वाई, ठीक है। यहाँ फिक्स कैपिटल पे क्या है, ज्यादा प्रेशर है, ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन है, इसी वजह से जो लेबर है वो तो बढ़ता है लेकिन आउटपुट जो है धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेज 2 में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो पॉजिटिव रहेगा पर फॉलिंग रहेगा, ठीक है। एमपी जो है हमारा पॉजिटिव तो रहेगा पर गिरते हुए रहेगा, ठीक है। ओके, और टीपी जो है वो बढ़ेगा, लेकिन कितना, टीपी तो बढ़ेगा लेकिन स्लो रेट से, डिक्रीजिंग रेट से जो है टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट किसका रिजल्ट होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्ट रिजल्ट होगा। तो जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव तो है पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ऐसा डिक्रीज होगा कि इट हैज फॉलन बिलो एवरेज प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो फॉलिंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एमपी डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव रेट, पॉजिटिव तो है पर डिक्रीज हो रहा है, और टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन स्लो बढ़ रहा है। तो स्टेज जब खत्म होगा ना, तब क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसा गिर के आ जाएगा कि वो जीरो के बराबर हो जाएगा, और टोटल प्रोडक्ट अपने अभी अब मैक्सिमम पे पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, फर्म यहाँ पे ही ऑपरेट करती है, ठीक है। अब देखो क्या हमने देखा कि स्टेज फर्स्ट में जो है एवरेज प्रोडक्ट अपने चरम पे पहुंच के मैक्सिमम हो रही है, और एवरेज प्रोडक्ट जब मैक्सिमम हो रही है तो मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर आ जा रही है स्टेज फर्स्ट में, ठीक है। और स्टेज सेकेंड में याद रखना कि हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। ये जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है ये किस पे पहुंच जा रहा है, मैक्सिमम पे, टीपी यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच रहा है। और लेकिन ये जो मैक्सिमम पे यहाँ यहाँ तो इंक्रीजिंग रिटर्न से हो रहा था, पर जब यहाँ तक पहुंचा है तो बड़े स्लो रेट से पहुंचा है, पर पहुंच गया है सेकंड स्टेज पे अपने मैक्सिमम पे। लेकिन जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट था वो क्या होने लगा है, फर्स्ट स्टेज में तो वो इक्वल आ गया था एवरेज प्रोडक्ट के, पर अब उसके बाद वो क्या होने लगा है कि इंक्रीज तो कर रहा था पर स्लो रेट से इंक्रीज कर रहा था, बट क्या हुआ, वो आके डिक्रीज होके क्या हो गया, फॉल, उसके बाद एक टाइम के बाद फॉल होके कहाँ आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो पे चला आया, ठीक है। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पे सेकंड थर्ड में चला आ गया, तो ऐसे कंडीशन में ही फर्म जो है ऑपरेट करती है जब उसका टोटल प्रोडक्ट तो मैक्सिमम हो, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है जीरो हो, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे फर्म ऑपरेट करती है। फिर आते हैं हम थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज हमारा क्या कहता है, थर्ड स्टेज, अब यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेज एंड हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट जब हमारा जीरो पे पहुंच गया, तो अब हमको स्टेज 3 पे ले चलना है। स्टेज 3 पे चलेंगे तो क्या होगा कि यहाँ ये निगेटिव रिटर्न देता है, ठीक है। स्टेज 3 यहाँ लेबर और बढ़ाने से क्या होगा कि आउटपुट घटने ही लगता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका निगेटिव हो जाता है, ठीक है। स्टेज थर्ड पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका निगेटिव हो जाएगा, टीपी भी जो है टोटल प्रोडक्ट भी आपका गिरने लगेगा, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट भी गिरने लगेगा। और रीजन क्या होता है, ओवर क्राउडिंग की वजह से, ठीक है, ओवर क्राउडिंग, सब एक ही काम करने लग रहे हैं, या फिर इनएफिशिएंसी की वजह से, जो ये थर्ड स्टेज पे होगा, ये चीज होगी, ठीक है, इनएफिशिएंसी या ओवर क्राउडिंग। तो स्टेज थर्ड क्या कह रहा है कि टोटल प्रोडक्ट एक्चुअली फॉल, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है फॉल होने लगेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव, एमपी जो है नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही हम और वेरिएबल इनपुट या हम और इनपुट लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ए रैशनल फॉर्म क्या होगा, ऑलवेज जो है ऑपरेट करेगी स्टेज 2 पे। चलो अब ये तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया। तो अब तुम देखो कि यहाँ तक तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो पहुंचा था, पर जैसी स्टेज थर्ड आता है वो निगेटिव पे चला जाता है, ठीक है, गिर के निगेटिव पे, और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो भी गिरने लगता है गिर के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। स्टेज 2 पे कह रहा है कि एक रैशनल फॉर्म ऑपरेट करता है। स्टेज 1 जो है, फॉर्म इज अंडर यूटिलाइजिंग द वेरिएबल इनपुट, फॉर्म जो है अपना इनपुट जो है अंडर यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। इट कैन इंक्रीज, ये जो फॉर्म स्टेज 1 है यो इंक्रीज कर सकता है बोथ अपना आउटपुट एंड इफिशियंसी भी बाय यूजिंग मोर, पर स्टेज थर्ड के बारे में कहता है कि द फॉर्म इज क्लियरली यूजिंग
टू मच ऑफ द वेरिएबल इनपुट। जो फॉर्म है वो टू मच अपना वेरिएबल इनपुट यूज कर सकता है। एक होता है ना हर एक चीज का जिनित पॉइंट आता है जहां पे अब नहीं कुछ हो सकता, अब ना ग्रो हो सकता, ना ये आदमी सुधर सकता, ना अब ये देश सुधर सकता, अब इसका जिनित या तो वो कोलैप्स होगा, ठीक है, फिर नए से शुरुआत होती है। दिस इज द नेचुरल रूल। वैसे ही जो है यहाँ पे भी आप लगा सकते हो कि कैसे एक, चाहे एक कंट्री को देखो, जब उसके पास बहुत पोटेंशियल होता है कि ये ग्रो कर सकती है, ठीक है, मतलब एक अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग में बनती है, फिर डेवलपिंग के बाद डेवलप बनती है, अब डेवलप बनने के बाद क्या करेगी, अब वो कुछ भी करेगी तो डिक्रीज ही, मतलब अपने प्रोपोर्शन में तो डिक्रीज ही कर रही है, ठीक है। तो ओनली इन टू स्टेज टू इज देयर ए जेन्युइन ट्रेड ऑफ, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वी विल डिस्कस इन सेकंड वीडियो।